तो अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहली बात ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। अब आप सबको पहले मैं ये बता दूं कि केमिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे वो 3 पार्ट में पढ़ने वाला है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से? पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड होती है इनऑर्गेनिक, और जो थर्ड होती है वो होती है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये जो अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये फिजिकल का पार्ट है। अब फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कुछ फंडामेंट फिजिकल से ही क्लियर होते हैं। इस चैप्टर में जो आप एटम के बारे में बात करने जा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि नेचर में जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही वो सब एटम से ही मिलकर बनी। अब एटम होता क्या है? सबसे पहली बात तो अपन एटम को अगर डिफाइन करें और एक दो बातें और केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स चैप्टर हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इनऑर्गेनिक के भी 1-2 चैप्टर हैं, क्योंकि हमें अगर ऑर्गेनिक अच्छे से समझना है तो हमें ये 2 पार्ट थोड़े से अच्छे से देखने होते हैं। तो स्टार्टिंग में 5-6 चैप्टर जो होते हैं बेसिक्स, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ध्यान से पूरे चैप्टर्स को ऑब्जर्व करो। सबसे पहले बात करते हैं एटम की। एटम होता क्या है? देखिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। या फिर अपन एटम को डिफाइन करें तो अपन क्या बोलेंगे? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन होल वर्ल्ड। यानी दुनिया में जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे अपन एटम के नाम से जानते हैं। अब ये डिफाइन करने के लिए एटम को डेफिनेशन दी गई, बट जैसे जैसे आगे लोगों ने इस पे सर्च किया, रिसर्च किया एटम पे, तो पाया गया कि ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एटम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसे अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो एटम के अंदर भी 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हो। उनका नाम क्या है? सबसे पहले एटम में जो पार्ट होता है उसे अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन के नाम से। सेकंड जो अपन बोलते हैं उसे बोलते हैं प्रोटॉन, और थर्ड होते हैं न्यूट्रॉन। अब यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं है, इनके अलावा बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स और भी पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने यूज में नहीं आते, ठीक है। अब ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब ये एटम से भी छोटे। तो ये बात गलत प्रूफ हुई कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन होल वर्ल्ड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन पर्टिकुलर इनकी, तो ये होते क्या है? देखिए, एटम के अंदर एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। एटम को हम क्या बोलते हैं कि एटम जो होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अब इस न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इस न्यूट्रल का मतलब होता है जिसमें किसी भी टाइप का चार्ज ना हो। अब ये कैसे पॉसिबल है कि चार्ज नहीं है? एक्चुअल में क्या होता है, एटम के अंदर चार्जेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कंटेनर होता है, ठीक है, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेनर होता है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज अपन डिफाइन कर देंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कंटेनर है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कंटेनर है। बट किसी भी एटम में अगर वो एटम न्यूट्रल है तो इनके नंबर क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाते हैं। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेम है, तो किसी भी चार्ज का मतलब एटम के अंदर कोई भी चार्ज ज्यादा नहीं है, तो एटम कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रॉन होता है चार्जलेस, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और ये सब कहां पाए जाते हैं? एटम के अंदर, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखो कि एटम को डिफाइन करने के लिए जो सबसे पहले डेफिनेशन दी गई थी वो यही थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन होल वर्ल्ड। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुई, जैसे जैसे साइंटिस्ट ने इस पे और बातें की, तो उनको क्या मिला कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये एटम्स के अंदर है तो ये एटम से भी छोटे पार्टिकल है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं पर्टिकुलर कि इनकी पोजीशन क्या होती है किसी एटम में। अब देखिए, एटम को हम देख नहीं सकते, नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते। अपने सराउंडिंग में बहुत सारे एटम है लेकिन आप उसे ऐसे नहीं देख सकते, उसके लिए ना बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, आप इस चीज को देख लो, इसको मैं हटा रहा। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखो, देखिए आज के टाइम में
ये जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ये आगे पता चलेगा, इससे पहले बहुत से लोग आए उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक देख लो कि एटम होता कैसे। एटम को अपन क्या बोलते हैं कि एटम स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। अब ये एटम है, एटम के अंदर एक हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इसी हैवी पॉजिटिव चार्ज को अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब सबसे पहली चीज, इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? तो आप देखिए एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं। अब 3 पार्टिकल में से 2 पार्टिकल न्यूक्लियस में होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी एटम के 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने आपको बताया प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है। अब एटम जो होता है, एटम के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है, यानी ऐसे एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें एग्जिस्ट करते हैं थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो सर्कुलर पाथ होता है इसके सराउंडिंग में, उसे अपन क्या बोलते हैं? सेल्स। ठीक है। तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसे अपन बोलते हैं शेल, और इस शेल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एटम के अंदर ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल कहां-कहां एग्जिस्ट करते हैं, तो 2 सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कहां होता है, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है जिसे अपन शेल बोलते हैं, उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो ये एटम का थोड़ा बेसिक है, लेकिन ये सब बहुत बाद में बताया गया था, अपन उससे पहले कुछ छोटे छोटे लॉ पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। अब सिंपल सी चीज है, नेचर में कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही हो वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हो। जैसे आप लोग एक सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं, आप लोग किसी पत्थर को ले लो, ठीक है। अब उस पत्थर को आप क्रश करते जाओ तो बिल्कुल बारीक होता चला जाएगा, यानी वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो इसका मतलब उन्हीं छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हो। तो इसका मतलब क्या है? एटम बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें नॉर्मली ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है। अब सिंपल सी बात की जाए तो अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कि इनको ढूंढा किसने था। ठीक है। तो इसको इजी टर्म में याद करने के लिए आप लोग एक फंडा याद रखना। फंडा क्या है? ईट पर नाचे। ठीक है। ये हिंदी में याद करने में इजी होता है। ईट पर नाचे का मतलब क्या होता है? ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन। इसको ढूंढा किसने था? इसको ढूंढने वाले, डिस्कवर करने वाले कौन थे? तो उनका नाम था सर जे थॉमसन। अब ये सर जो है, ये इनको लोगों ने कहते हैं ना एक उपाधि टाइप की होती है, ये सर से मेंशन किया। क्यों मेंशन किया? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आप एक बार याद रखो कि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं होती तो ना तो प्रोटॉन ढूंढे जा सकते थे ना ही न्यूट्रॉन ढूंढे जा सकते थे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड वाले की। तो पा मतलब प्रोटॉन, और इसको ढूंढने वाले कौन थे? रदरफोर्ड। एक नया साइंटिस्ट है। ठीक है। प्रोटॉन को ढूंढने वाले कौन थे? रदरफोर्ड। और इन्होंने एक और चीज ढूंढी थी, उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। यानी जो न्यूक्लियस, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एटम के सेंटर में एक हेवी डेंस पॉजिटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस को ढूंढने वाले भी रदरफोर्ड थे। अब थर्ड पार्टिकल के बारे में बात करें तो ना से होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। और न्यूट्रॉन को ढूंढने वाले कौन थे? जेम्स चैडविक। ठीक। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको किसने किसने ढूंढा था? इलेक्ट्रॉन को ढूंढा था सर जे थॉमसन। सर इनको क्यों बोला गया? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल की खोज की थी। सेकंड कौन थे? प्रोटॉन को किसने ढूंढा था? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन को किसने ढूंढा था? जेम्स चैडविक। तो इन तीनों को ढूंढने वालों के ये नाम है। ठीक है। अब ये आगे डिफाइन होता है कि कैसे ढूंढा गया,
तो अपन पर्टिकुलर एक एक की डिस्कवरी पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे कि इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढा गया। अब देखिए, आपको पता है अपने पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। आप सब देखिए, आप सबने कहीं ना कहीं बेसिक टर्म में पढ़ा होगा इन सब चीजों को कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मेटल्स वगैरह में, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब एक बात हमेशा याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहीं से भी हो रहा है, किसी भी चीज में हो रहा है, तो वो करंट जनरेट करेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इन पे पर्टिकुलर पर्सनली इनके डिस्कवरी की। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं किसकी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपना ये टॉपिक है, इसमें सारी चीजें बेसिक से क्लियर होंगी आप लोग। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने वाले कौन थे, सर जे थॉमसन। ठीक है, अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको क्या बोला गया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे अपन ने क्या बोला, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब देखिए इसमें था क्या, डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है, तो ये एक मॉडल था, एक सेटअप था जिसको सेट किया गया था, और सेट होने के बाद एक रे होती है कैथोड। कैथोड रे जनरली क्या होती है, निगेटिव चार्ज कंटेनर होती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा था वो अपन बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपका ये बड़ा सा जो मैंने बनाया हुआ है ट्यूब टाइप का, इसे अपन बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये जो नीचे जो आपकी है, इसे ये है बैटरी। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड अपन लगा देते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, इन्हें बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, इसे बोलते हैं कैथोड। इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, कैथोड और एनोड। और ये कौन सा होता है, एनोड। अब जनरली जो कैथोड होता है वो निगेटिव चार्ज कंटेन करता है। कौन सा चार्ज कंटेन करता है, निगेटिव। और जो एनोड होता है वो कौन सा चार्ज कंटेन करता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। अपन बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो आपको इस चीज को ध्यान से देखिए कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एक्सपेरिमेंट से हुआ था। क्यों, मैंने आपको क्या बोला, ये थी बैटरी, इसको यानी कि ये जो आपके दो इलेक्ट्रोड्स थे इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। ठीक है, यहां पे क्या था, ये वैक्यूम, इसे प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था। अब आप लोग एक चीज देखिए कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। एक्चुअल में क्या था कि इसके अंदर ना गैस दी गई। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर गैस ली गई। अपन मान लेते हैं हीलियम गैस ली गई। ठीक है, हीलियम आप सबको पता होगा, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। आप सब इतने बेसिक्स पे आप लोग को सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, अब इस गैस का क्या लेना देना था, देखिए ये जो आपका वैक्यूम लगा है ना, वो इस गैस के प्रेशर को कम करने के लिए लगा है। यहां से आपको क्या डिफाइन होता है कि जो गैस का प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, वो कितना है, 10⁻⁻⁴ mm। यानी गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा कम, अंदर गैस का प्रेशर कैसा है, बहुत ज्यादा कम। अब देखिए होगा क्या, ये लगी हुई है बैटरी। अब यहां से क्या करेंगे अपन, हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हाई वोल्टेज। तो कितना, 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अपन
करंट पास करने वाले हैं, वो करंट कहां जाएगा, इन इलेक्ट्रोड्स पे। अब देखिए होगा क्या, वो जब करंट आप इसमें से पास करोगे, बहुत हाई वोल्टेज का करंट, तो वो क्या करेगा, वो इस गैस को आयोनाइज करेगा। गैस को आयोनाइज करने का मतलब क्या होता है, यानी जो इसमें आपने हीलियम गैस ली है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, 2He4 प्लस प्लस। यानी आप लोग क्या करते हो, आयनाइजेशन क्या होता है, आयनाइजेशन होता है किसी न्यूट्रल एलिमेंट को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करना। यानी इस हीलियम में देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करो तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो हाई टेम्परेचर आपने दिया वो क्या करेगा, हीलियम को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्रीली मूव करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि यहां से कुछ रे पास होती हुई दिखाई दी इधर की तरफ, एनोड की तरफ। यानी अगर अपन इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करें तो अपन इसकी डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे कि कैथोड से कुछ रे इधर जा रही थी एनोड की तरफ, कैथोड से किधर जाती थी, एनोड की तरफ। अब आप सब जानते हो कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब सिंपल सी बात है, कोई नेगेटिव प्लेट से कोई रे निकल रही है और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, इसका मतलब उस रे ने चार्ज वो किधर अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब उसके पास चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसी को अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था इसको अपन ने क्या नाम दिया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे नाम क्यों लिया, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से निकल रही थी। मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड। तो ये कैथोड के तरफ से निकल रही है। मैं क्या बोल रहा, कैथोड के तरफ से, कैथोड से नहीं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्या कैथोड रे कैथोड से निकलती है, तो नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कैथोड से नहीं निकलती, वो एक्चुअली कैसे निकली है, जब हीलियम को यहाँ बैटरी से बहुत ज्यादा क्या दिया गया, करंट दिया गया। तो करंट देने के बाद हीलियम गैस आयोनाइज हो गई। आयोनाइज होने का मतलब एक न्यूट्रल एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है, और पॉजिटिव चार्ज में जब कोई कन्वर्ट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन खुद से निकालता है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकले वही इधर से इधर ट्रेवल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और इस एनोड पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, तो वैसे ही वो पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगा। अब इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई गई जिसे अपन ने नाम दिया ZNS स्क्रीन। अब ये ZNS स्क्रीन क्या होती है, फ्लोरोसेंट होता है एक टाइप का। आप लोग कई बार देखते होंगे, आप लोग हाईवे पे जाते हो, हाईवे पे जाते हो तो लाइट पड़ती है। मतलब जनरली मैं रात की बात कर रहा हूँ, रात में आप लोग हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी कुछ मेंशन है, जैसे मान लो कहीं पे कुछ डिस्टेंस मेंशन है कि इतने किलोमीटर पे ये सिटी आने वाली है, तो जैसी लाइट उस पर पड़ती है वो क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से करता है, वो ZNS की वजह से करता है, इस स्क्रीन की वजह से करता है, इसे फ्लोरोसेंट कहते हैं। अब जब रे यहाँ से निकली और यहाँ टकराई तो ग्लो करने लगी, तो इससे डायरेक्शन पता चल गई कि रे इधर से निकल के इधर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ये उसका डिस्चार्ज ट्यूब मेथड था, कैसे कैसे सारी चीजें थी, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। देखो एक और चीज, अपने पास एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर हम इसके अंदर की गैस और इन इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज करते हैं तो क्या इस रे की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इसका आंसर है नहीं। यानी ऐसा भी एक्सपेरिमेंट किया गया, इस गैस को बदला गया, इलेक्ट्रोड के मटेरियल को बदला गया, और क्या पाया गया कि सब कुछ करने के बाद भी इसमें रे कैथोड से एनोड की तरफ ही जा रही थी। अब हमेशा आपको एक चीज याद रखना कि दो चार्ज हो, किसी के पास नेगेटिव हो, किसी के पास पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव के पास नहीं जाएगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर करेंगे, और अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहीं से इस रे के बारे में डिफाइन हुआ कि ये कैसी चार्ज कंटेन कर रही है, नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रही है, ठीक। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कैथोड रे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें वो किधर से किधर की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो किधर से किधर की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है।
सेकंड पॉइंट, सेकंड इसकी जो इसकी प्रॉपर्टी थी है, तो आप बोल सकते हो कि वो क्या है, वो ये थी कि जो ये रे थी ये क्या कंटेन करती है, ये कंटेन करती है छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो कैथोड रे कंटेन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, या फिर आप बोल सकते हो कैथोड रे मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, या फिर ओनली पार्टिकल्स, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, अब देखिए इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए ना यहाँ पे बीच में एक रिंग भी लगाई जाती है। ये चीज कई एक्सपेरिमेंट में बताया जाता है, कई एक्सपेरिमेंट में नहीं बताया जाता। अब ये रिंग क्यों लगाई जाती है, ये रिंग, अब कोई भी चार्ज है, अगर ये रिंग यहाँ पे है, ठीक है, तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहा है, तो ये रिंग थोड़ी सी हिलती हुई दिखाई देती है। अब कोई भी चार्ज अगर मेटल से टकरा रहा है तो क्या करेगा, उसको हीट देगा, उसको गर्म करेगा। तो ये रिंग यही डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लगाई गई थी। सभी बुक्स में ये चीज नहीं डिफाइन की जाती, कुछ कुछ बुक्स में डिफाइन की जाती है, ठीक। तो अपन क्या बोलेंगे, इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वी यूज अ रिंग व्हिच इज हीटेड व्हेन कैथोड रे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक। अब ये हो गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे वैक्यूम लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, ताकि गैस, इनिशियल जो गैस भरी है आपने ट्यूब में, उसका प्रेशर बहुत लो रखा जा सके। बैटरी, बैटरी का यहाँ पे जो वोल्टेज था वो बहुत हाई था। बहुत हाई वोल्टेज क्यों दिया गया, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज देने से हीलियम गैस आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज का मतलब क्या था, एक न्यूट्रल एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, जब वो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। सपोज कीजिए मैं हीलियम हूं, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हाई वोल्टेज मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लूंगा। कैसा चार्ज ले लूंगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब मैं अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा। समझ में आया। तो ये प्रोसेस जो होती है वो होती है आयोनाइजेशन। तो ये एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था, वो बात ये थी कि अगर गैस और इलेक्ट्रोड इनके मटेरियल को चेंज किया जाए तो क्या इस रे का मूवमेंट चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर है नहीं, ठीक। तो ये पूरा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। इसको किसने डिस्कवर किया था ये मैं आपको बता चुका। और एक बात और, इसको सीधे नाम कैथोड रे को सीधे नाम इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था। कैथोड रे को पहले नाम दिया गया था नेगाट्रॉन। क्या नाम दिया गया था, नेगाट्रॉन, ठीक है। नेगाट्रॉन के बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब जो जे थॉमसन है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो अभी उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी, ये आपके सामने है, ये डायग्राम है। अब अपन बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, ठीक है। तो सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल जो है उसकी अपन बात कर लेते हैं प्रोटॉन। अब उसकी खोज कैसे की गई, उसको कैसे डिस्कवर किया गया, तो वो भी अपन देख लेते हैं। देखिए दोनों के एक्सपेरिमेंट लगभग सेम है, एक्सपेरिमेंट में कोई चेंज नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। बस रे का मूवमेंट चेंज हो जाता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। सेम ही चीज रहती है, कुछ भी चेंज नहीं होता। ये कैथोड है, लेकिन जो इस बार कैथोड लिया गया है वो कैसा लिया गया है, परफोरेटेड। अब इस परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, यानी इस कैथोड में छोटे छोटे से छेद किए गए, ठीक है। इस कैथोड में छोटे छोटे से छेद। अब इधर अपन ने पहले भी एनोड लिया हुआ था, अभी भी अपन एनोड ही लेंगे। अब ये जो है वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और इसको अपन बोलते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको भी अपन बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डायग्राम बिल्कुल सेम है, कोई भी चीज नहीं करनी। चेंजेस कहाँ आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज कैथोड रे, कैथोड रे कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज कंटेनर। एनोड रे जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करती है। तो पूरे एक्सपेरिमेंट में चेंज क्या आएगा, इस बार जो रे है, इस बार अपन स्क्रीन इधर लगा देंगे, ZNS फ्लोरोसेंट, ठीक। अब इस बार में क्या होगा, इस बार रे इधर से ट्रेवल करेगा,
यानी कि इस बार रे एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगी। ठीक, अब ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव क्यों कर रही है? अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने अंदर हीलियम गैस ली थी, तो वो किसमें कन्वर्ट हुई थी? पॉजिटिव चार्ज। कैसे? जब दो इलेक्ट्रॉन निकाल दी थी। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपन ने डिफाइन कर लिया, ये तो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज का क्या? ये पॉजिटिव चार्ज कहां गया? तो देखिए यही जो रे इधर से इधर मूव हो रही है, ये पॉजिटिव चार्ज ही है। यानी ये जो रे है ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनर है, और ये इधर से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर रही है। अब पॉजिटिव चार्ज से कोई चीज नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, इसका मतलब वो कैसा चार्ज कंटेन कर रही है? वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पूरा एक्सपेरिमेंट सेम था, कोई भी चीजें चेंज नहीं थी, बस डायरेक्शन चेंज हो गई। इसमें भी आप रिंग प्लेस कर सकते हो, सेम बात रहेगी, चार्ज कंटेन कर रही है, इनको हीट करेगी और कोई भी चेंज नहीं आएगा। बस इसमें आपको एक बात याद रखना कि कैथोड, मैंने बताया था कैथोड आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बट एनोड रे पार्टिकल से मेड नहीं होती। एनोड रे आर मेड ऑफ गैसियस आयंस। ठीक है, यानी एनोड रे का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है? गैसियस आयंस। अब देखिए ये जो एनोड रे, इसको ढूंढने वाले थे वो थे गोल्डस्टीन। कौन थे? गोल्डस्टीन। यानी एनोड रे, अगर आपसे पूछा जाए कि एनोड रे को किसने ढूंढा, तो आप नाम लोगे गोल्डस्टीन। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूक्लियस की खोज करने वाले थे रदरफोर्ड, और प्रोटॉन कहां एग्जिस्ट करता है? न्यूक्लियस के अंदर। दैट्स व्हाई अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि प्रोटॉन को किसने ढूंढा, तो प्रोटॉन को ढूंढा रदरफोर्ड ने, लेकिन एनोड रे को किसने ढूंढा? तो एनोड रे को ढूंढा गोल्डस्टीन। तो ये डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। अपन चलते हैं थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल की तरफ, जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो आप एक बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट सेम होता है। अब जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है उसे अपन क्या नाम देते हैं? न्यूट्रॉन। अब इस न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई? तो देखिए चैडविक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। न्यूट्रॉन को ढूंढना सबसे मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इजीली ढूंढा जा सकता, क्यों? क्योंकि ये चार्ज कंटेन कर रहे थे। चार्ज कंटेन करने की वजह से एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे जा पा रहे थे, लेकिन न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज कंटेन करता ही नहीं। अब क्या? अगर न्यूट्रॉन को चार्ज कंटेन नहीं करता, यही रीजन था कि ये सबसे लेट ढूंढा गया। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास चार्ज होता तो इसकी डायरेक्शन का पता लग सकता था, लेकिन चार्ज ना होने की वजह से इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं थी कि ये कहां मूव कर रहा है। तो न्यूट्रॉन को कैसे ढूंढा गया? अब जो चैडविक थे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। तो उन्होंने एक दिन एक्सपेरिमेंट किया, किसके किसके बीच में? उन्होंने बेरिलियम लिया, उसकी रिएक्शन उन्होंने किसके साथ करवाई? हीलियम के साथ। अब बेरिलियम को उन्होंने हीलियम के साथ रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करवाने पे उन्हें कार्बन एलिमेंट मिले, ठीक। जब उन्होंने बेरिलियम को हीलियम से रिएक्ट करवाया तो उन्हें कार्बन मिला। अब कार्बन मिला, कार्बन के साथ साथ एक और चीज फॉर्म हो रही थी, लेकिन वो उसे नोटिस नहीं कर पा रहे थे। क्यों नोटिस नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं था। वो चीज क्या थी? वो चीज थी न्यूट्रॉन। अब एक चीज हमेशा याद रखो, ये जो मैंने सिंबल फॉर्म में लिखवाया है ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनको आप एटम भी बोल सकते हो। ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्या इंडिकेट करता है? जैसे मैं इसको ले लेता हूं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या लिया मैंने? 4Be9। मैंने एक नंबर नीचे लिखा है, एक नंबर ऊपर लिखा है। तो आप सब जानते हो, केमिस्ट्री आप लोगों ने बेसिक बहुत पढ़े होंगे कि एलिमेंट के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होते हैं। तो हमेशा रखना बेटा, जो नीचे होता है ना उसे अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, ठीक है, Z। और जो ऊपर होता है उसे अपन बोलते हैं एटॉमिक मास। और ये जो होता है ये होता है सिंबल, यानी कि उस एलिमेंट का सिंबल, ठीक है। तो ये बेरिलियम, ये उसका एटॉमिक नंबर, ये उसका एटॉमिक मास, ये हीलियम, ये उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। उससे फॉर्मेशन किसका हुआ? कार्बन का। और कार्बन के साथ एक और चीज निकल रही थी जिसका कोई एटॉमिक नंबर नहीं था, बट वो मास कंटेन कर रहा था।
अब इस चीज का पता ऐसे ही लगा क्योंकि ये मास कंटेन कर रहा था, दैट्स व्हाई उन्होंने देखा कि कोई तो चीज निकल रही है जिसका मास है लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो जीरो। अब आपको एक चीज बता देता हूं मैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट इस चीज को आपको ध्यान रखना, ये कब, जब अब इन सब पे लेकिन कोई चार्ज नहीं है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल की कंडीशन में जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। तो इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही प्रोटॉन है। अब देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन खत्म हो गए, लेकिन यहाँ क्या है? 0, यानी ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, यानी इसमें कोई चार्ज है ही नहीं। तो यही न्यूट्रॉन है और इसी एक्सपेरिमेंट से यानी इसी रिएक्शन के बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, तो ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी थी। कैसे कैसे उनको डिस्कवर किया गया, ये उनका पूरा डिफाइन था कि न्यूट्रॉन को कैसे ढूंढा गया और क्यों इतना टाइम लगा न्यूट्रॉन को ढूंढने में। ठीक, तो ये किसने ढूंढा था ये मैं आपको पहले ही बता चुका। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की। जैसे मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज कंटेन करते हैं, ठीक है, बट न्यूट्रॉन नहीं करता। तो अगर ये चार्ज कंटेन करते हैं तो इनके चार्ज की कोई वैल्यू होगी। एक और चीज, थॉमसन को सर जे जे थॉमसन इसलिए भी बोला जाता है कि उन्होंने एक और चीज डिफाइन की। थॉमसन ने एक चीज डिफाइन की थी, E बाय M। E बाय M का मतलब क्या होता है? E बाय M को अपन बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो, यानी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके चार्ज टू मास का रेशियो थॉमसन ने ढूंढा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी। क्यों? क्योंकि E बाय M को ढूंढ लिया था उन्होंने। अब E बाय M को ढूंढने के बाद एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? मोलिकेन। अब मोलिकेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के चार्ज को डिफाइन कर पाए थे। किसको डिफाइन कर पाए थे? चार्ज। अब एक बात बताइए, E बाय M की वैल्यू थॉमसन ने दे दी थी, ठीक है, चार्ज मोलिकेन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ढूंढ लिया था, बचा क्या? मास। अगर ये वैल्यू हमारे पास है, यानी मान लेते हैं अपन E बाय M इज इक्वल टू x फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू x है, तो E यहां से पता चल गया, तो आप इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड कर सकते थे। तो यही तो एक्सपेरिमेंट किए गए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज सब कुछ डिफाइन हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे चार्ज किसने डिफाइन किया था, तो चार्ज डिफाइन किया था मोलिकेन ने, और E बाय M यानी चार्ज से मास का रेशियो, चार्ज से मास का रेशियो किसने डिफाइन किया था? तो वो डिफाइन किया था सर जे जे थॉमसन। ठीक, अब मैं आपको वैल्यूज दिखवा देता हूं कुछ कि क्या वैल्यू होती है इनके चार्ज और मास। तो अपने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे उनका मास। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सिंगल चार्ज कंटेन करते हैं, सिंगल नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव, तो इनके चार्ज की वैल्यू भी सेम होगी, 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, सी किसको इंडिकेट करता है? कूलम। प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन का भी चार्ज सेम होता है, दोनों के चार्ज सेम है, लेकिन डिफरेंस किसका है? अब आप सब देखो तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू होती है ये नेगेटिव हो जाती है और ये पॉजिटिव हो जाती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, तो इसके चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अब बात कर लेते हैं इनके मास की। तो मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। अगर बात की जाए प्रोटॉन के मास की तो वो कितना होता है? 1.6732 into 10 to the power minus 27 kg। अब आपको एक चीज याद रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके मास लगभग सेम है, सिर्फ बहुत छोटी सी वैल्यू का डिफरेंस है।
किसका डिफरेंस है, यानी कि 6735 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे 5, सिर्फ इसका डिफरेंस है, बाकी पूरी वैल्यू सेम होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के लिए। अब आप लोग एक चीज देखिए, आपको चार्ज का मतलब क्या हो जाता है, ई एम का मतलब क्या हो जाता है, मास। तो आप अभी तो पहले क्या है, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, किसने, थॉमसन ने और मोलिकिन ने, तो उन्होंने E/m की वैल्यू अलग से निकाली। जब मोलिकिन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने E की वैल्यू निकाल के दी, ठीक। लेकिन अभी क्या है, ये वैल्यूज हमें पता होती है, सारी वैल्यू हमें पता होती है, तो आप लोग चाहो तो सबके E/m का रेशियो यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम। तो आपको एक चीज याद रखो कि केमिस्ट्री में जितने भी बेसिक्स हैं, जितने भी बेसिक, वो सब इन सब चीजों पर बहुत डिपेंड करते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये तो आपके हर जगह मैटर करता है, केमिस्ट्री में करेगा एज वेल एज आपके फिजिक्स में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो आप इन वैल्यूज को बहुत अच्छे से ध्यान रख लो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। तो ये सारे डाटा हैं एक एटम और एटम के अंदर प्रेजेंट होने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। अब अपन बात करेंगे, अगेन अपन चलते हैं, ये तो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके बारे में अपन बात की, अपन ने कैसे वो डिस्कवरी हुई उनकी, उनके चार्ज की वैल्यू क्या है, उनके मास की वैल्यू क्या है, E/m का रेशियो आप निकाल सकते हो, E की वैल्यू यहाँ है, m की वैल्यू यहाँ पे है, आप इसको पुट करोगे तो E/m का रेशियो किसमें आ जाएगा, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कूलॉम पर केजी। जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलॉम, और मास कितना है, 9.1 into 10⁻31 kg। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कूलॉम पर केजी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू होती है 1.75, ठीक। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हो, प्रोटॉन के लिए भी निकाल सकते हैं और न्यूट्रॉन के लिए। अब अपन चलते हैं, देखिए ये तो बात हो गई एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, लेकिन एटम को ढूंढा गया तो किसी एक इंसान ने इस पे कोई भी थ्योरी नहीं दी, यानी टाइम टू टाइम एटम पे बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, ठीक। तो एटम पे जो थ्योरी आई है वो कौन कौन सी है, पहले तो मैं मेंशन कर देता हूं, फिर अपन एक दो, अब पहला लेक्चर है, एक दो थ्योरी अपन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखिए, बहुत इजी है सारी थ्योरी। तो सबसे पहले एटम के बारे में जो डिफाइन करने के लिए आए थे वो आए थे डाल्टन। तो उनकी जो थ्योरी थी उसे बोला गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी जो सबसे पहले थ्योरी दी गई थी वो किसने दी थी, डाल्टन्स ने। और डाल्टन्स की थ्योरी को अपन ने नाम क्या दिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया, DAT। अब देखिए सबसे पहली थ्योरी, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं थी। अब अगर एक थ्योरी आ रही है वो सही नहीं है तो इसका मतलब किसी दूसरे साइंटिस्ट ने उसको डिफाइन किया होगा। तो सेकेंड नंबर पे वापस से एटम को डिफाइन किया गया, वो किसने डिफाइन किया था, वो डिफाइन किया था थॉमसन, जिनको क्या बोला गया, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन ने अपने मॉडल को डिफाइन किया, उनके मॉडल में भी एटम की सारी नॉलेज प्रॉपर्ली नहीं थी। उसके बाद इनके मॉडल को भी थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, वो किसने किया, तो थर्ड नंबर पे जो अपना मॉडल दिया था, ये सारे मॉडल एटम के लिए दिए गए थे, आप इस बात को ध्यान रखें। तो जो थर्ड नंबर पे आए वो कौन थे, वो थे रदरफोर्ड। फिर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब रदरफोर्ड के मॉडल में थोड़ी बहुत जानकारी सही थी, लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी। पर यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि रदरफोर्ड के मॉडल में हमें एक नई चीज मिल गई थी, जिसे हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। यानी रदरफोर्ड तक के दो एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो भी चीजें बताई थी वो मोस्टली गलत थी। थर्ड मॉडल में चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई, यहाँ पे एक नई चीज मिली, न्यूक्लियस। अब इस मॉडल के बाद जो फोर्थ नंबर पे मॉडल आया था वो था बोहर्स मॉडल। अब ये मॉडल काफी हद तक सही है, ठीक है। बोहर्स मॉडल
एक्चुअल में क्या है कि इसे आप बोल सकते हो कि ये मॉडल एटम के लिए परफेक्ट है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी, लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में ये मॉडल बहुत ज्यादा जानकारी देता है। यानी ये एटम के रेडियस को डिफाइन करना बताता है, एंड ये अगर आप जिस एटम की बात कर रहे हो, ठीक, उसके रेडियस को कैसे डिफाइन करना है ये बताता है। उस एटम में एनर्जी यानी उन सेल्स, जो मैंने आपको बताया था कि एक सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा उससे आपको क्लियर होगा। तो सर्कुलर पाथ वो भी किसने डिफाइन किया था, बोहर, ठीक है। ये सारी चीजें, एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये भी किसने डिफाइन किया था, बोहर। तो बोहर का जो मॉडल था वो बहुत ज्यादा यूजफुल था। तो अपन एक काम करते हैं, बारी बारी से ये मॉडल्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल कौन सा था, डॉल्टन। इसके बाद भी मॉडल्स आए थे, लेकिन वो क्या है, वो थोड़ा सा अलग वे में। अभी तक जो अपन बात कर रहे हैं वो पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आगे जो चीजें आएंगी वो वेव से कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी उनके बारे में अपन बाद में बात करते हैं, पहले अपन स्टार्टिंग से सारे मॉडल्स देखते हैं। तो सबसे पहला मॉडल कौन सा है, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो इन्होंने कुछ, मतलब इन्होंने किसी मॉडल को ऐसे बना के नहीं दिखाया था, इन्होंने सिर्फ डिफाइन की थी चीजें। कैसे डिफाइन की थी, सबसे पहली चीज इन्होंने क्या बोली, एटम इज इनडिविजिबल। पहला जो पॉइंट था इनका वो क्या था, एटम इज एटम इनडिविजिबल, यानी एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत बात है। अभी अपन ने देखा कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता तो एटम के अंदर वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होने ही नहीं चाहिए थे, बट वो होते हैं, तो ये पॉइंट गलत हो गया। सेकंड इन्होंने बोला था एटम्स कैन नॉट बी फॉर्म और डिस्ट्रॉय। ये भी बात गलत है। अब आप सब जानते हो आज के टाइम में, अगर अपन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अपने पास 118 एलिमेंट्स सारे के सारे पूरे पीरियोडिक टेबल फुलफिल। अब जो 118 एलिमेंट्स है, ये नया एलिमेंट ढूंढे तो गए नहीं है, तो जो एलिमेंट पुराने ढूंढे गए, ठीक है, उसके बाद जो नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं वो सब लेबोरेटरी में फॉर्म हुए हैं। सब कैसे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब एटम को अपन फॉर्म कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अब जो चीज फॉर्म कर सकते हैं उसे अपन डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट भी इनका गलत है। थर्ड पॉइंट इनका क्या था, थर्ड पॉइंट था वो क्या था, atoms of same element having same size, shape and all the properties। सही बात। अब जैसे मैं बात करूं इस बोर्ड की, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको। अब ये व्हाइट बोर्ड पूरा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, तो इसमें जो भी पार्टिकल्स है वो इसी के होंगे ना, इस व्हाइट बोर्ड के। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ वाला व्हाइट वो व्हाइट है, तो यहाँ वाला ब्लैक थोड़ी ना, वो भी व्हाइट ही है ना, यानी इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ठीक। अब मैं इस बोर्ड को चाहूं, जैसे सिंपल सी बात है, अपन कोई भी चीज, अपने मान लो एक वुड ले लो, मैं इस डस्टर को ले लेता हूँ। अब इस डस्टर को मैं क्या करता हूँ, बर्न कर देता हूँ, उसको जला देता हूँ, जला दूंगा तो रात में कन्वर्ट होगा, ठीक। बोर्ड है, अभी अगर कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, समझ में आएगा। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो बना भी तो उन्हीं से था। तो इसीलिए बोला जाता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और सारी चीजें जो भी नेचर में एग्जिस्ट कर रही है वो सब एटम से मिलकर बनी होती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा कि एटम, यानी अब देखो एक सिंपल सी चीज और, ये जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा कि एटम्स ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम साइज, शेप एंड ऑल द प्रॉपर्टीज, सही बात। अब ये वुड है, इसमें जो भी मटेरियल पूरा वुड है, इस पे जो जिस साइड से भी आप देखो उसमें वुड की कोई क्वालिटी तो चेंज होनी है। ऐसा तो है नहीं यहाँ से वुड है और यहाँ से आयरन है तो वुड ही। तो सारी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें जितने भी एटम्स कंबाइन हो रहे हैं वो सारे के सारे सेम प्रॉपर्टीज कंटेन कर रहे हैं, उसमें किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी का कोई चेंज नहीं है। तो ये बात तो थर्ड नंबर मैंने आपको लिखवाया, ये उनका सही था। फोर्थ उन्होंने क्या बोला था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये भी बात सही है। कैसे सही है, जैसे मान लो मेरे पास ये दो चीजें,
ठीक है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ये वुड का बना हुआ है। अब प्लास्टिक में जो एटम्स है वो प्लास्टिक के और इसमें जो एटम्स है वो वुड के, तो ये दोनों आपस में तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। ऐसा तो है नहीं कि प्लास्टिक और वुड सेम हो गया, नहीं। हाँ, लेकिन इस प्लास्टिक में जितने भी एटम्स हैं वो सब प्लास्टिक के, वो सब आपस में प्रॉपर्टी में सेम है। यानी इस पूरे के पूरे रिमोट में जितने भी एटम्स हैं वो सब सेम प्रॉपर्टीज के हैं, और इस वुड में जितने भी एटम्स कंबाइन हो रहे हैं वो सेम प्रॉपर्टी। बट इन दोनों को अगर आप आमने सामने रख दो और बोलो कि इसमें जो एटम्स है और इसमें जो एटम्स है वो सेम है, तो बिल्कुल सेम नहीं है। इसके एटम अलग है, इसके एटम अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। तो ये फोर्थ नंबर पॉइंट भी उनका बिल्कुल सही है। तो ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन ने अपने कुछ पॉइंट्स डिफाइन किए थे जिसमें से उनके एक दो पॉइंट सही थे, बाकी ये स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट बिल्कुल गलत। ठीक है, फिर उन्होंने एक और पॉइंट डिफाइन किया था। उन्होंने बोला था इन अ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड, यानी आपको किन्हीं, अगर आपको एटम से कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो एटम से कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए सिंपलेस्ट रेशियो यूज होता है एटम्स का, जो मिक्स करके कंपाउंड फॉर्म किया जाता है। ये बात भी उनकी सही थी। जैसे अगर मान लो मुझे यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन करना होता है, किसका फॉर्मेशन करना होता है? H2O। तो मैं क्या करता, रिएक्शन करवाता, ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2। अब अगर आपको H2O का फॉर्मेशन करवाना है H2 और O2 से, तो आपका रेशियो क्या हो जाता है? आप हाइड्रोजन के 2 मोल लोगे, ऑक्सीजन का 1 मोल लोगे, और उससे फॉर्म कितने होंगे? 2 मोल वाटर। अब देखिए ये H2, अगर ये सिंपल ऐसे लिखा होगा तो ये एलिमेंट है या फिर एटम है, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे एक नंबर 2, तो इसका मतलब ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है। और हाइड्रोजन ये एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो मेंशन है वो गैस है, तो वैसे ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और ये क्या है? वाटर। ठीक है, तो अगर हमें वाटर का फॉर्मेशन करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो उनके एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये बात भी उनकी सही थी कि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक रेशियो में होता है, एक परफेक्ट रेशियो में होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये था आपका पहला मॉडल जिसे अपन ने नाम दिया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे उसमें से ये 2 पॉइंट गलत थे, बाकी सारे पॉइंट्स सही थे। ठीक, अब ये इन्होंने सारी बातें गलत बता दी। इन्होंने बोल दिया एटम को इंडिविजुअल बता दिया कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, जबकि एटम डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो ये बात तो कोई भी एक्सेप्ट करने वाला था नहीं। तो इसके बाद, इसके थोड़े टाइम बाद एक नया मॉडल आया जिसे अपन ने क्या नाम दिया? जिसे बोला गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जो सेकेंड मॉडल था वो कौन सा था? सर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो मैंने पढ़ लिया। तो जो सेकेंड था वो कौन सा था? थॉमसन। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन ने भी एक एटॉमिक मॉडल दिया है। अब देखिए इसे तो मैं एक इजी वे में समझा देता आपको, बहुत इजी है। आप सबने वाटरमेलन खाया भी होगा और देखा भी होगा। सपोज करो मैंने वाटरमेलन एक है, उसको मैंने कट कर दिया, तो कट करने के बाद उसकी जो सरफेस है वो कुछ ऐसी दिखेगी। यानी अगर आप एक वाटरमेलन ले लो, उसको बीच में से कट कर दो, तो एक साइड को अगर मैं इधर से लगाऊं दिखाऊं आपको, तो उसकी सरफेस ऐसी दिखेगी। तो अपन मान लेते हैं वाटरमेलन का रेड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रेड वाला पार्ट है। ठीक है, अब वाटरमेलन में पूरा पार्ट रेड होता है और उसके बीच में ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं। क्या होते हैं? सीड्स। आप लोग वाटरमेलन जानते हो, तरबूज बोलते हैं इसे। तो उसमें क्या होता है? रेड पार्ट होता है और रेड पार्ट के बीच में ब्लैक सीड्स होते हैं। तो जो थॉमसन ने अपने मॉडल में एटम को कंपेयर कराया किससे? वाटरमेलन। तो वाटरमेलन को उन्होंने किससे कंपेयर करा? एटम से। यानी उन्होंने बोला कि जैसे वाटरमेलन होता है वैसे ही एटम होता है। ठीक, अब सेकेंड चीज थॉमसन ने क्या डिफाइन किया? थॉमसन ने बोला कि जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है, यानी वाटरमेलन को आपने कट किया, तो कट करने के बाद उसमें क्या था? रेड पार्ट था। तो उन्होंने बोला जो ये रेड पार्ट होता है उसे वैसे ही एटम में प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, वाटरमेलन में आपने उसको कट किया, कट करने के बाद आपको रेड पार्ट दिखता है। तो जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है वैसे ही उन्होंने क्या बताया कि एटम में प्रोटॉन्स रहते हैं। सबसे पहली चीज, थॉमसन ने एटम को कंपेयर किया वाटरमेलन से।
वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है, जैसे पूरे हिस्से में रेड पार्ट होता है, वैसे ही थॉमसन ने क्या बोला कि एटम के अंदर वैसे ही प्रोटॉन भरे रहते हैं। अब बारी आती है इन सीड्स की, ठीक है। तो वाटरमेलन में एक सीड्स है। अब आप सब जानते हो कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो थॉमसन ने सेकंड चीज, तो इन सीड को किससे कंपेयर करा है? सीड को उन्होंने कंपेयर करा है इन सीड्स को इलेक्ट्रॉन से। यानी कि वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, उन्होंने बोला कि रेड पार्ट इज इक्वल टू प्रोटॉन। यानी जैसे एक वाटरमेलन में पूरा रेड पार्ट होता है, वैसे ही एक एटम में सारे के सारे प्रोटॉन्स रहते हैं। और उन रेड पार्ट के बीच में जैसे सीड्स एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड होते हैं, ठीक। तो ये था थॉमसन का मॉडल। तो इसे आप सिंपल तरीके से आप लोग दिमाग में सेट कर लो, वाटरमेलन से कंपेयर करा लो। वाटरमेलन में जैसे रेड पार्ट होता है, वैसे ही एटम में प्रोटॉन्स होते हैं। वाटरमेलन में रेड पार्ट के बीच में जैसे सीड्स एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही एटम में प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा मॉडल है, कौन सा? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। बट ये मॉडल भी गलत है, क्योंकि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इतने पास पास थे, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन में चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते और पूरा एटम खत्म हो जाना चाहिए। अब एक नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज अगर ये कंबाइन होती एटम के अंदर, अगर ये एक दूसरे के पास आ जाते तो एटम खत्म हो जाता। समझ में ये बात? तो ये मॉडल भी गलत कि पोजीशन नहीं बता पाए, एक्चुअल पोजीशन नहीं बताया। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पोजीशन बता दी थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल होती है, शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बता दिया था ब्रीफली, जब मैंने एटम को थोड़ा सा डिफाइन किया था। बट अपन जब मॉडल्स के बारे में बात कर रहे तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे कि लोगों ने क्या क्या बोला था। थॉमसन ने जो बात बोली वो भी बिल्कुल गलत थी। अब इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आए वो कौन थे? रदरफोर्ड। तो अपन बात कर लेते हैं रदरफोर्ड की। अब रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या बोला? तो रदरफोर्ड थोड़ा बहुत अपने मॉडल को डिफाइन करता है। जैसे अगर आप इसे लिखना चाहो तो आप इसमें क्या लिखोगे? आप लिखोगे थॉमसन कंपेयर्ड हिज मॉडल विद वाटरमेलन, यानी थॉमसन ने अपने मॉडल को किससे कंपेयर किया? वाटरमेलन से। ही सजेस्टेड दैट इन वाटरमेलन एज रेड पार्ट आर सिचुएटेड सेम एज इन एन एटम प्रोटॉन्स आर सिचुएटेड। यानी एक वाटरमेलन में जैसे रेड पार्ट होता है, वैसे ही एटम में प्रोटॉन्स होते हैं। अगेन द seeds are embedded between the red part in watermelon same as electrons are embedded between the protons in a atom, ठीक है। तो ये इसकी लैंग्वेज हो। तो ये दोनों मॉडल बिल्कुल गलत थे। यहाँ पे भी कोई चीज क्लियर नहीं हुई। क्यों क्लियर नहीं हुई? कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे के पास में होते तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते और एक दूसरे से जाके टकराते और एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। तो ये मॉडल भी बिल्कुल गलत था। थर्ड नंबर पे जो मॉडल था, ठीक है, बहुत छोटे छोटे मॉडल थे क्योंकि ये गलत थे, इन्होंने ज्यादा कुछ डिफाइन किया नहीं था। बट रदरफोर्ड से जो मॉडल आएगा, अब जो मॉडल आने वाले हैं वो थोड़े से बहुत ज्यादा डिफाइन किए गए थे, क्योंकि यहां से पहली खोज हुई थी किसकी? सबसे पहली चीज यहां से पता चली थी किसकी? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसे ढूंढा गया था तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो अपन बात करने जा रहे हैं किसकी? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसे नाम क्या दिया गया था? उसे नाम दिया गया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो अल्फा है, ठीक है, ये एक पार्टिकल होता है जिसे क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? सिंपल सी चीज है, वेट 2 सेकेंड। ये अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल कैसे डिफाइन किया जाता है?
तो जैसे मैंने आपको बहुत पहले हीलियम दिया था, ठीक है, हीलियम में क्या लिया था अपन ने, एक एक्सपेरिमेंट लिया था, उसको आयोनाइज कर दिया था। तो देखिए अल्फा पार्टिकल, तो अपन हेडिंग क्या रखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अपन ने लिया हीलियम को, किसको लिया, हीलियम। अब हीलियम को लेने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखो कि अपन क्या करने वाले हैं, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले डिफाइन किया था कि हीलियम है, तो हीलियम में चीजें कैसी हैं, ये क्या है, ये उसका एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है उसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर आप बात कर रहे हो किसकी, हीलियम की, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है, समझ में आई बात। अब अपन क्या करते हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट में से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और किसी भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये सब आपने बेसिक्स पढ़े हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड आयन, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इसे आप बोलते हो अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हो, अल्फा पार्टिकल। ये होता है अल्फा पार्टिकल, यानी कि हीलियम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है अल्फा पार्टिकल। अब देखिए इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी एलिमेंट को आयोनाइज करोगे, फिर से मैं बता देता कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। और अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन डाला जा रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पे अपन ने माइनस का साइन लिया, यानी अपन ने हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, बाहर निकाल दिए। बाहर निकाले तो उस पर चार्ज क्या आया, 2 पॉजिटिव। अब किसी को भी आयोनाइज करना है तो अपन पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो दूसरा नाम होता है उसे अपन दूसरे टाइप से कैसे जानते हैं, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, यानी कि अल्फा पार्टिकल को आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, ठीक है। तो हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही वो क्या बन गया, अल्फा पार्टिकल। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी पहले अपन वो देख लेते हैं। तो आपको समझ में आया फॉर्मेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कैसे फॉर्म होता है, हीलियम में से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो वो 2 पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, और जब ऐसा फॉर्मेशन होता है तो उसी को आप अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब इसमें जो अपन बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमारे लिए रिक्वायर्ड थी वो क्या थी, अल्फा पार्टिकल। उसका फॉर्मेशन अपन ने देख लिया कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज थी, वो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, गोल्ड थिन फॉइल। आप सबने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल मिठाई वगैरह में लगी रहती है, वैसे अपन को गोल्ड की थिन फॉइल चाहिए थी, ठीक। मैं भी आपको बाद में बताऊंगा गोल्ड की थिन फॉइल क्यों चाहिए। थर्ड, एक रेडियोएक्टिव ऑपरेटर चाहिए था अपन को, ठीक है, या फिर एक रेडियोएक्टिव मशीन चाहिए थी जिससे अपन अल्फा पार्टिकल को निकाल सके, ठीक। तो पहला अल्फा पार्टिकल, दूसरा गोल्ड थिन फॉइल, और तीसरा रेडियोएक्टिव ऑपरेटर। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये 3 चीजें रिक्वायर्ड थी, आपने लिख ली होगी। अब अपन इसका एक सेटअप बनाते हैं
कि कैसे क्या क्या हुआ था, कैसे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था और कैसे आप लोग मतलब यहाँ पे पता चला था न्यूक्लियस और ऑल इसके बारे में। ठीक, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अल्फा पार्टिकल फॉर्मेशन कैसे हुआ है। हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखिए हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचे। इसका मतलब हीलियम से जब आपने अल्फा पार्टिकल बनाया तो अल्फा पार्टिकल में कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो प्योरली पॉजिटिव चार्ज कंटेनर है। ठीक, अब देखिए जो मैंने गोल्ड की थिन फॉइल ली थी, ये है वो गोल्ड की थिन फॉइल। ठीक है, ये गोल्ड की थिन फॉइल है। यहां पे अपन एक रेडियो एक्टिव मशीन ले लेते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है अल्फा पार्टिकल। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में होने क्या वाला है, इस एक्सपेरिमेंट में अब ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कंटेनर है, यानी कि इस अल्फा पार्टिकल को अपन इस अल्फा पार्टिकल से गोल्ड की थिन फॉइल को अपन बॉम्बार्डिंग करवाएंगे। यानी जो अल्फा पार्टिकल है ये एक टाइप की रे होती है, इस रे को अपन गोल्ड से पास करवाएंगे। अब मैं बताता हूं कि गोल्ड की थिन फॉइल क्यों ली। देखिए गोल्ड क्या होता है, गोल्ड के पास प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, यानी गोल्ड हाईली मेलिएबल होता है और हाईली डक्टाइल होता है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलिएबल का मतलब होता है जिसे आप पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सको, यानी एक ऐसा मेटल जिसे आप पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सको। अब सारे मेटल तो ऐसे होते नहीं जिसे आप पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सको, अगर होते तो ज्वेलरी सबकी बन सकती थी। अब गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये कुछ ऐसे मेटल हैं। ठीक है, सेकेंड चीज डक्टाइल। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल को आप मतलब उसको आप क्या करो, उसको आप मेल्ट करके वायर में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, एक थिन वायर में आप कन्वर्ट करते चले जाओ। तो गोल्ड ये एक ऐसा मेटल था जो बहुत ज्यादा हाईली डक्टाइल था। आपको मैं एक चीज बताऊं तो गोल्ड के 1 ग्राम को अगर आप ले लो तो गोल्ड के 1 ग्राम से मिनिमम 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है सिर्फ 1 ग्राम से। अब आप सोच सकते हो कितना ज्यादा डक्टाइल है, कितना ज्यादा इसके अंदर डक्टिलिटी है। अब ये एक्सपेरिमेंट लिया गया क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मेंटेन कर रहे थे। अगर बॉम्बार्डिंग किसी और मेटल पे कराई जाती तो क्या करते, उस शीट को फाड़ देते, तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वेस्ट हो जाता। इसीलिए गोल्ड की थिन फॉइल ली गई क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल जब इससे पास कराई जाएगी तो फटेगी। अब देखिए क्या हुआ, यहां से अल्फा पार्टिकल 2-4 नहीं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एक साथ निकलेंगे, लेकिन अपन कुछ ही ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां से अल्फा पार्टिकल निकलना स्टार्ट, तो अल्फा पार्टिकल निकली तो क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल गोल्ड से सीधी पास हो गई, यानी उनमें किसी भी टाइप का कुछ भी चेंज नहीं देखा गया। वो गोल्ड से निकली और इजीली पास होके चली गई। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे। ठीक, कुछ अल्फा पार्टिकल मतलब थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी ये जो यहाँ पे जो रे अपन ने देखी वो सीधी निकल गई, कुछ रे क्या थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ रे बहुत ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, यानी वो गोल्ड से पास हुई और पास होने के बाद बहुत ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, यानी वो सीधे जाने की वजह है अपने डायरेक्शन को उसने चेंज कर दिया। और रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, एक आधी रे जैसे गई थी वैसे की वैसे वापस आ गई, यानी कि ना तो वो पास हुई ना कुछ और, वो जैसे गई थी वैसे की वैसे वापस आ गई। अब ये सारे कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे, तो अपन देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्यों आए। सबसे पहली चीज फिर से मैं एक बार डिफाइन कर देता, अपन ने एक रेडियोएक्टिव मशीन ली, उसके अंदर अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल कैसे फॉर्म हुआ था, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो डबली आयनाइज्ड पॉजिटिव आयन बना था, उसे अपन ने अल्फा पार्टिकल बोला। गोल्ड की थिन फॉइल ली, गोल्ड की थिन फॉइल क्यों ली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डक्टाइल और मैलिएबल होता है। इस अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग अपन ने इस शीट पे कराई, इस शीट पे कराने से क्या होगा,
क्या ऑब्जर्वेशन मिले, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे थे, यानी उनमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं आ रहा था, वो ये शीट है पास की सीधी निकल गई, कुछ यहां से जा रही है डिफ्लेक्ट हो गई छोटे एंगल से, थोड़े से एंगल से, कुछ नहीं यहां से जा रही थी बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई, और एक आधी रे ऐसी गई और ऐसी की ऐसे वापस आ गई, यानी वो पार भी नहीं गई। ऐसा क्यों? देखिए सबसे पहली चीज, अल्फा पार्टिकल क्या था, अल्फा पार्टिकल हैवी पॉजिटिव चार्ज कंटेनर, यानी अल्फा पार्टिकल के पास क्या था, हैवी पॉजिटिव चार्ज था। क्यों हैवी पॉजिटिव चार्ज था? देखिए सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया था कि अपन ने हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब हीलियम होता क्या है, हीलियम होता है 2He4, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन ही थे, अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा कंटेन करता है, नेगेटिव, तो इसका मतलब हीलियम के पास कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। अब ये पूरा पॉजिटिव है, अगर रे यहां गई और एज इट इज वापस आ गई तो ऐसा कब हो सकता है, आप लोग खुद सोचो, यहां जब कोई नेगेटिव चार्ज होगा या कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, भाई अपोजिट चार्ज होता तो क्या करता, अट्रैक्ट करता, इसको आर पार लेके जाता, लेकिन यहाँ पे चार्ज कैसा दिखाई दे रहा है, क्या प्रोसेस क्या हो रही है, जैसे गया वैसे वैसे रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्ट क्या वो कब होगा, जब चार्जेस सेम हो जाएंगे। तो यहां से रदरफोर्ड को सबसे पहले एक चीज क्लियर हुई कि इस गोल्ड की थिन फॉइल के सेंटर पे कुछ तो हैवी पॉजिटिव चार्ज, अब अपन बाकी रे को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। यानी सबसे पहले रदरफोर्ड को क्या क्लियर हो गया कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रही थी, वो सेंटर पे गई, सेंटर पे जाके एज इट इज वापस आ गई, इसका मतलब गोल्ड के एटम के सेंटर पे कुछ तो हैवी पॉजिटिव चार्ज है। अब हैवी पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये भी पॉजिटिव दोनों क्या होंगे, आमने सामने आए और इनके बीच में रिपल्शन लगा, तो एज इट इज वो वापस चला गया। यहां देखिए, अब ये सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज का इंपैक्ट उतना नहीं है, तो यहाँ पे जब वो दे गई तो क्या सीधी सीधी पास हो गई, उसको किसी भी टाइप का डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे इस सेंटर से रे पास में आती जा रही थी वैसे वैसे डिफ्लेक्शन होता जा रहा था। जैसे इस रे को अगर अपन ऑब्जर्व करें सेकंड नंबर वाली को, तो सेकंड वाली स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, क्यों हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से थोड़े बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। लेकिन ये जो थर्ड नंबर वाली रे है, थर्ड नंबर वाली रे तो बिल्कुल पास में आ रही थी, तो इसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इनका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया। और ये रे तो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज के सामने ही आ गई, सामने आ गई तो क्या, दो पॉजिटिव चार्ज अगर आपस में सामने आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूरी फेंकेंगे ना। तो रदरफोर्ड को पहली चीज क्लियर हो गई कि गोल्ड के एटम के सेंटर पे कोई तो हैवी पॉजिटिव चार्ज है। अब उस हैवी पॉजिटिव चार्ज को बाद में उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसको नाम दिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो उन्होंने डिफाइन कर दिया। लेकिन अब बात होती है, इस ये तो पता चल गया कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज वो तो यहाँ पे प्रेजेंट है, सारे के सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, ये बात तो पता चल गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का क्या? तो रदरफोर्ड ने बोला इस न्यूक्लियस के ही चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ होते तो ये न्यूक्लियस क्या करता, उनको अट्रैक्ट करता, और अट्रैक्ट करके खुद पे तो गिराता ही। तो थॉमसन के मॉडल की तरह इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन नहीं किया, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करने में ये भी बिल्कुल मतलब इनके जो इनका जो पूरा प्रोसेस था वो बिल्कुल वेस्ट था। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन बता दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये डिफाइन नहीं कर पाए। तो यहाँ से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूम रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस पे गिरते क्यों नहीं, ठीक है। और आपको पता है अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे आके गिरेगा तो एटम खत्म हो जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस बचेगी। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल। अब इस रदरफोर्ड मॉडल में सबसे पहला पॉइंट कि ये जो अल्फा रे सीधा पास हो रही है इसका मतलब क्या है। तो रदरफोर्ड ने इसको कैसे डिफाइन किया, रदरफोर्ड ने इसको डिफाइन किया कि एटम के अंदर एक एटम है, उसके अंदर बहुत सारा स्पेस अनऑक्यूपाइड होता है, यानी उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन उन जगह पे होते हैं, ना प्रोटॉन होते हैं, ना न्यूट्रॉन, यानी कोई भी पार्टिकल उन जगह पे नहीं होता। तो ये बात इनकी सही थी, एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस अनऑक्यूपाइड होता है। तो ये रे एज इट इज पास होगी। फिर ये जो रे रिफ्लेक्ट हो रही थी, ये क्यों हो रही थी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के पास से जा रही थी। तो अबाउट 1/12,000, यानी अगर सेट इसको अपन बोल देते 1
तो ये भी कौन सी रे है 1, ये 2, तो ये भी 2, ये 3, तो ये भी 3 और ये 4, तो ये भी। ठीक, तो फर्स्ट रे तो क्यों पास होगी सीधा, क्योंकि एटम में बहुत सारा स्पेस कैसा होता है अनऑक्यूपाइड। अब देखिए चार ही रे नहीं होगी, आप सब एक लाइट को देखो, अगर मैं एक बल्ब स्टार्ट करूं तो उसमें से बहुत सारी रे निकलती है, तो वैसे इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से बहुत सारी रे निकली होगी, लेकिन अपन सारी रे को तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ कुछ टर्म्स में डिफाइन कर दिया। तो पहली रे क्यों पास होगी, क्योंकि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। सेकंड रे क्यों डिफ्लेक्ट होगी, तो सेकंड रे देखिए 1 by about 1 by 12,000, या फिर आप इसको 1 by 8,000, यानी 8,000 में से कोई एक है 8,000 में से कोई एक रे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, यानी 8,000 रे अगर जाके गोल्ड के थिन फॉइल पे गिर रही थी तो उसमें से कोई एक रे डिफ्लेक्ट हो रही थी। बात कर लेते हैं थर्ड वाली, तो इसका रेशियो क्या था, इसका रेशियो था 1 by 12,000, यानी कि 12,000 में से एक रे लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में आती जा रही थी और दो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और बात कर लेते हैं इस रे की फोर्थ नंबर जो जैसी की जैसी गई थी वैसे ही वापस आ गई, क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल सामने चली गई थी। तो अबाउट 1 by 20,000, यानी 20,000 में से एक रे ऐसा करेगी, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने जा रही थी, जैसे ही सामने जा रही थी वेयर इट इज वापस आ रही थी। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज कर दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करने में बिल्कुल भी उनका ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं था। ठीक है, तो सारी बात गोल्ड की थिन फॉइल क्यों ली गई, अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कितनी रे किधर डाइवर्ट हो रही थी, ये सारी बातें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हैं तो इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस पे क्यों नहीं गिर रहे, जबकि उनको गिर जाना चाहिए था, तो ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, तो ये वो डिफाइन नहीं कर पाए, और इस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे रदरफोर्ड। तो आज पहले लेक्चर में इतनी चीजें सफिशिएंट है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आप लोग वीडियो में जो भी चीजें मैंने बोली हैं नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो को स्टॉप करके आप देखते रहो, उन्हें नोट करते रहो, और ये सारे डायग्राम वगैरह प्रॉपर्ली आप देखिए। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहीं इन वीडियो को जहां भी अपडेट किया जाएगा वहां से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।